Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the types of unit cell in which I discuss in detail simple cubic unit cell. Today I discuss about the body center cubic unit cell. It means that BCC in very detail. So guys, let's start the topic now. सबसे पहले बेटे हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटे? अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. तो हेडिंग डाल लीजिएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है गाइस, इसी को हम लोग बीसीसी भी बोलते हैं. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? बीसीसी. ठीक है, तो याद रखिएगा. चलिए ठीक है. बीसीसी में सबसे पहले हम लोग पॉइंट को किस पॉइंट को क्लियर करते थे बेटे? बीसीसी में हम लोग लैटिस पॉइंट को क्लियर करते हैं. पहले किसको क्लियर करते हैं? लैटिस पॉइंट. ठीक है, तो आपको पता है लैटिस पॉइंट बीसीसी में क्या होता है? तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. तो आप लिख सकते हो corner of the cube as well as body center of the cube. तो बेटे आपके जो एटम्स होंगे बीसीसी में वो कॉर्नर्स पे साथ ही साथ बॉडी सेट के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, बॉडी सेंटर और साथ ही साथ आपके कॉर्नर्स पे एटम जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे. ये बात क्लियर है बेटे? ठीक है. अब बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है, यहीं पर हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो आप बताइए कॉर्नर्स पे एटम बैठा होगा तो कॉर्नर्स पे एटम कितने होंगे? एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. प्लस और कहाँ एटम बैठे हैं? बॉडी के सेंटर पे. बॉडी सेंटर क्यूब में एक ही होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है. इट मीन्स दैट जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? 2. जेड की वैल्यू आपने 2 निकाल ली. ठीक है, अब लैटिस पॉइंट के बाद मेरे पास सेकंड हेडिंग कौन सी आती है बेटा? हमेशा याद रखना, टचिंग कंडीशन. टचिंग कंडीशन. टचिंग कंडीशन की बात करता हूँ तो टचिंग कंडीशन बेटा दो तरीके से हो सकती है. हो सकता है कॉर्नर आइटम को टच कर रहा हो, या हो सकता है बॉडी डायगोनल आइटम जो हो, कॉर्नर आइटम बॉडी डायगोनल को ही टच कर रहा हो. यानी बॉडी डायगोनल का मतलब कॉर्नर आइटम बॉडी सेंटर आइटम को टच कर रहा हो, बॉडी सेंटर आइटम कॉर्नर को टच कर रहा हो. तो दो टचिंग कंडीशन हो सकती है. तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर जानते हैं, तो ये हो जाएगी एज लेंथ 2r के बराबर. तो ये क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर, है ना, टचिंग, वेयर टचिंग, है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर. वेयर एटम्स लिख दो, वेयर एटम्स टचिंग कॉर्नर टू कॉर्नर. अगर कॉर्नर टू कॉर्नर टच करेगा तो उसकी टचिंग कंडीशन ये होगी. अगर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल को टच करता है या बॉडी सेंटर को टच करता है तो उसकी टचिंग कंडीशन क्या होगी? a√3 इज इक्वल टू 4r. क्या होगी बेटा? a√3 इज इक्वल टू 4r. तो ये क्या होगी बेटा? तब होगी जब ये बॉडी डायगोनल को टच करा हो. क्या करेगा? बॉडी डायगोनल अगर टच हो रहा होगा. नहीं, इस तरह से ये कॉर्नर है, ये बॉडी डायगोनल को टच कर रहा है, ये कॉर्नर है इस तरह से. तो ये आपका इसका रेडियस r, इसका 2r, इसका r, तो ये हो जाएगा 4r. और बॉडी डायगोनल जो होता है वो किसके बराबर होता है? a√3 के. ठीक है, तो आप बताइए इन दोनों में से टचिंग कंडीशन वही अप्लाई होगी जो बेटे छोटी होगी. ठीक है, तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2r इज इक्वल टू a/2√3. क्यों भाई? इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. ठीक है, तो आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो बेटा ऑफकोर्स ये क्या है? बड़ा है और ये छोटा है. जहाँ टचिंग कंडीशन छोटी मतलब वही अप्लाई होगी, जहाँ दूरी कम है वही तो आइटम टच करेगा. तो आप यहाँ लिख सकते हो इन केस ऑफ बीसीसी लैटिस पॉइंट, है ना, लैटिस कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर. तो बेटे जो कॉर्नर आइटम होंगे वो आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे. तो टचिंग कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? ये वाली. ठीक है, यानी बॉडी डायगोनल एक दूसरे को आइटम जो रहे होंगे वो टच कर रहे होंगे. ये बात बिल्कुल क्लियर है. यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी टाइप का कोई डाउट? ठीक है, अगर हो तो बेटा तुम मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो आप लोग. ठीक है,
मैसेज में भेज सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि मैं उनको आराम से सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग आती है वो आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नेक्स्ट, है ना, कि नियरेस्ट एटम। तो आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो दो के रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम। और दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू, है ना, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके रिस्पेक्ट में कितना होता है। तो आप बताइए कि आपके, पहले बॉडी सेंटर को देख लीजिए बेटे। आपको जो टचिंग कंडीशन है वो पता है कि जो कॉर्नर है वो बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं। तो आप बताइए एक क्यूब में कितने बॉडी सेंटर होते हैं, एक होता है ना। तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा ना, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 8 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर एटम, ठीक है। अब कॉर्नर एटम की तरफ देखो, आपको पता है कि जो कॉर्नर एटम है वो बॉडी सेंटर को टच करता है। तो अपने क्यूब में तो वो एक बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, बट एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है। इट मीन दैट वो 8 कॉर्नर, जो 8 बॉडी सेंटर होंगे उन सबको टच कर रहा होगा। तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 8। क्लियर है ये बात। जब आप, अब मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ बेटे, सॉरी टाइम चल रहा है इस वजह से थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे, है ना, डेंसिटी की। तो यहीं पर हम लोग फोर्थ जो मेरी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, डेंसिटी। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप क्यूब का अच्छी तरह जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो आप रो इज इक्वल टू बोल सकते हो। जेड तो आपको चाहिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, तो जेड तो होता है बेटा 2 इसके लिए, इनटू मास होगा और बाई एन ए। तो मास का ये हो गया, और वॉल्यूम ए क्यूब। तो इसकी जो डेंसिटी निकाल सकते हो वो किस तरह से निकलेगी, रो इज इक्वल टू 2 इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ डेंसिटी। आप, है ना, जब भी डेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आसानी से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं होती। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी क्लियर होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम, और मैंने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया है। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दोनों के रिस्पेक्ट में बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम और विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर एटम, दोनों ही 8 होते हैं। और याद रखिएगा दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे निकल रहा है इट मीन दैट वो गलत होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। किसकी बात करेंगे बेटे, पैकिंग एफिशिएंसी की। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटे मैं पेज पलटने से पहले आपको एक बार सीधे कर देता हूँ पेज, ताकि आप आसानी से वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को, है ना, नोट डाउन कर सकें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग मेरी क्या पड़ेगी, नेक्स्ट यानी फिफ्थ जो एडिंग होगी मेरी वो क्या होगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी का आपको सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको पता है तो पहले फार्मूला लिखिए। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जरूरी नहीं है एटम्स हो, आयन मालिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ठीक है। दैट इज़ द फार्मूला। अब यहाँ पर पुटअप करिए वैल्यूज़ को। तो पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ एटम, इट मीन दैट जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब इंटू 100, निकल आया। जेड की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन, सॉरी इंटू 100, अपॉन क्या जाएगा बेटे 3। और जो ए क्यूब है, ए क्यूब को हम इसकी टचिंग कंडीशन क्या थी बेटा, टचिंग कंडीशन आपने इसकी पढ़ी थी बेटा, बहुत आसानी समझिएगा, है ना, 4r इज इक्वल टू a√3, है ना, ये तो आपने पढ़ी थी बेटा। तो आप a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4r/√3, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, a इज इक्वल टू। तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। जब पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा 4r, है ना,
बाय √3 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको ओपन जब करोगे तो देखो किस तरह से हो जाएगा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप देखिएगा बेटा, है ना, सॉल्व करिए इसको। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से r³ कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3√3। कितना हो जाएगा बेटा 3√3। ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, √3 इंटू पाई बाय 8, है ना, इंटू 100। ये आपको यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। इस फॉर्म में भी पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी बार पूछ लेता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो फॉर्मूले के बेस पे कि π√3/8, है ना, इंटू 100। ठीक है, ये भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन आंसर जो होता है पैकिंग एफिशिएंसी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा आगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, है ना, इंटू √3 का वैल्यू भी लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ √3 लिख लीजिए अपॉन इंटू 100/8। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, है ना, 340, है ना, 314 डिवाइडेड बाय 8 इंटू √3। कोई दिक्कत तो नहीं, इस टर्म में भी पूछ सकता है। अब आप 8 से 340 इनको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब आप बेटे इसको डिवाइड करोगे 8 से तो ये आ जाएगा बेटा आपका, है ना, 39.25 इंटू √3। इस फॉर्म में भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसलिए आपको हर एक स्टेप मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर एक स्टेप को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसको अच्छे से और सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पैकिंग एफिशिएंसी इसकी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये काम आपका है, आप इसमें क्या करेंगे, अच्छे से पैकिंग एफिशिएंसी को, है ना, सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, और ये भी बताना है कि आपको इम्पटी स्पेस कितना है। ठीक है, तो इम्पटी स्पेस कितना है वो भी आपको कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है। तो ये कैलकुलेशन का काम है, आप करके मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से समझ पाए हैं और इसको कैलकुलेशन किस तरह से आप लोग करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ कमेंट भी करिएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।